चैप्टर 5 जो कि सेल, जिसका पूरा नाम होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब ऐसी कौन सी, अगर सबसे पहले हम लोग कभी भी कोई चैप्टर पढ़ते तो हमेशा हमें ये समझ में आना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है, वो चीज पहले समझनी चाहिए। ठीक। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो हम लोग की लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है, उस वो किस चीज से बनी हुई है। ठीक। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कुछ नहीं होता है, सिर्फ सेल होता है। ठीक। जैसे अगर मैं किसी घर की बात करूँ तो घर किससे बना होता है? घर बना होता है ईंटों से। तो अगर मैं बेसिक यूनिट ऑफ हाउस की बात करूँ तो वो क्या होंगे? ब्रिक्स होंगे। ठीक है। तो कभी भी अगर हम लोग किसी भी चीज को बना रहे, कोई बड़ी चीज बना रहे, तो हमेशा उसकी एक फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसे ये लाइफ ऑन अर्थ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, उनकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ठीक। बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं था हम लोग की वर्ल्ड में। ठीक। तो सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के लिए। अब इसके आगे मैं अगर बात करूँ, हम लोग क्या समझ सकते हैं सेल के बारे में फर्दर। सेल जो था, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे लोगों ने पता किया क्या है सेल, क्या कैसे। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने इस चीज के बारे में पता करवाया। उन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। ठीक। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने ऐसी नॉर्मल डिस्कवरी करे थे। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कॉर्क होता है, कॉर्क, कॉर्क जो होता है बार्क का पार्ट होता है कॉर्क। ठीक है। उसके जो सेल्स थे उनको क्या किया, स्टडी किया। उसके सेल्स को स्टडी किया। इसको स्टडी करके उनको ये पता चला कि ऐसी कोई चीज होती है, मतलब उनको जो उसमें देखने को मिला माइक्रोस्कोप में, वो कुछ हनी कॉम्ब जैसा मिला। कि हनी कॉम्ब जैसा होता है, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है, उस टाइप की कुछ चीजें उनको देखने को मिली माइक्रोस्कोप में। फिर उन्हें ये नहीं समझ में आया था कि ये चीज है क्या, क्योंकि जब उन्होंने और भी चीजों, अनियन, और उन्होंने अनियन बल्ब में भी ये चीजें जब देखने की कोशिश की, तब भी उन्हें ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखा। बाद में इसको नाम दे दिया कि ये और कुछ नहीं होता है, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं इसको, ये कुछ नहीं, ये बस एक सेल होता है। ठीक। अब सेल को एक और नाम पहले दिया जाता था, द लिटिल रूट। ठीक। सेल को पहले क्या नाम दिया जाता था? द लिटिल रूट। क्योंकि ये किसी भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते थे तो हमें ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर छोटे छोटे दिख जाते हैं, हनी कॉम्ब जैसे। ठीक। बाद में जब और स्टडी की गई और ज्यादा स्टडी की गई, ठीक है, तो हमें इसके बारे में कुछ चीजें पता चली। कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जब स्टडी हुई तो हम लोग को सेल थ्योरी दी गई। क्या दी गई? सेल थ्योरी दी गई। ठीक है। सेल थ्योरी में क्या थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था। ठीक है। सेल थ्योरी में डीपली अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर हम लोग अभी थ्योरीज की बात करें, डिस्कवरीज की बात करें, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे स्क्लिडेन, दूसरे थे स्क्वान। ठीक। लास्ट थे रूडोल्फ, क्या थे? रूडोल्फ बर्चाव थे। ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सेल के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन की, अच्छे से स्टडी किया, और अपने ऑब्जर्वेशंस को इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? पॉस्टुलेट्स के फॉर्म में दिया। ठीक है। इन्होंने कितने? 3 पॉस्टुलेट्स दिए थे। ये पॉस्टुलेट्स हम लोग को सेल सेल के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि सेल के बारे में, अभी तक हमने डिस्कवरीज के बारे में समझा। अब अगर मैं सेल के बारे में बात करूं कि एक्चुअली में सेल होता क्या है। ठीक है। सेल के टाइप्स क्या है, वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। पहले जब जब स्टार्टिंग में लाइफ अर्थ पे आई थी तब कैसा था, अब उसमें कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है। ये सब चीजें अगर तुम लोग के दिमाग में आती है तो उससे रिलेटेड चीजें हम लोग समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेल क्या है, सेल को सबसे इजीली
या कह सकते हैं हमेशा यही चीज बोला जाता है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके चैप्टर के नाम में लिखा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि लाइफ बिना सेल के पॉसिबल ही नहीं थी। अगर सेल नहीं होता तो हम लोग इतने बड़े जो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं पॉसिबल था बनना। ठीक है, तो सेल जो होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ सेल के बारे में और जानकारी अगर हम लोग बात करें, तो सेल जो होता है इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एक और चीज बोलते हैं जो होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर मैं बात करूं इसमें सिंपल सी कि सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब बेसिकली सेल लाइफ के लिए सेल जरूरी ही जरूरी है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हम सबने देखा हमारी बॉडी का, सब हर बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? सेल की जरूरत होती है। कुछ नहीं तो अगर तुम लोग ऑर्गन्स की बात करो, किसकी बात करो? ऑर्गन्स की बात करो, तो ऑर्गन्स का भी तो अपना स्ट्रक्चर होता है। हार्ट का अलग स्ट्रक्चर होता है, लंग्स का अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किडनी का अलग स्ट्रक्चर होता है। तो जितने भी ऑर्गन्स है सबका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो और वो स्ट्रक्चर कैसे बन रहे, ये ऑर्गन्स कैसे बन पा रहे हैं? ये ऑर्गन्स इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि सेल पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी चीज अगर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करो, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कुछ नहीं होता है, जैसे कि अभी हमने बोला कि जो सेल हैं ये क्या बना रहे? स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हार्ट का क्या काम है? पंपिंग का काम है, पंप करना ब्लड को। ठीक है, लंग्स का क्या काम है? रेस्पिरेशन करना। ठीक है, किडनी का क्या काम है? एक्सक्रीशन करना। तो ये क्या है? वो जो ऑर्गन्स या ये जो स्ट्रक्चर्स बने थे, इन स्ट्रक्चर्स को ही क्या करना है? ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये इन स्ट्रक्चर्स का जो फंक्शनल व्यू है वो भी सिर्फ इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि सेल पॉसिबल है। अगर सेल पॉसिबल नहीं होता तो ना लाइफ पॉसिबल होती, ना कोई स्ट्रक्चर बन पाता, कोई हायर ऑर्गेनिज्म बन पाता, ना वो हायर ऑर्गेनिज्म कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेल की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में। सेल नहीं होता तो हम लोग का होना एकदम नामुमकिन था, हम लोग पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, अगर तुम लोग से कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, तो सबका इसका बेसिक आंसर क्या होगा कि सेल। लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो सेल के ना बने, वो सब किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था कि अगर मैं इसमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो सबसे पहले मतलब माइक्रोस्कोप से इतना चीजें नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी समझ लो कि क्या होता है। माइक्रोस्कोप सबसे स्टार्टिंग में बना था, माइक्रोस्कोप जो था, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप जो था वो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप बना था, जिसमें हम लोग ने सिर्फ लेंस यूज किया था। बाद में क्या हुआ था, टू लेंस वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना था। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना तब ज्यादा अच्छे से स्टडी हो पाई थी सेल के बारे में। हम लोगों ने उसके अंदर के ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ मटेरियल्स के बारे में भी जाना था, ठीक, जो आगे हम लोग क्लास में समझेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसके आगे बात करूँ तो सेल का किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कि ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, ये चीज अभी हम लोग का समझने का टाइम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। एक साइड यूनिसेलुलर है, एक साइड मल्टी सेलुलर है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। ये क्या है? सेल के टाइप्स, किसके बेसिस पे? उसके नंबर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कि कितने नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना हुआ हो। जो किसका बना हुआ? सिंगल सेल का, एक सेल का बना हुआ। इसके एग्जाम्पल तुम लोगों ने पहले भी सुने होंगे, ठीक है, अपनी पहली क्लासेस में। अमीबा, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो सकता है,
ठीक, ये क्या होते हैं, कुछ टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसके बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। वहीं अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये क्या होते हैं, मोर देन वन सेल के बने होते हैं, मोर देन वन सेल के बने होते हैं। ठीक है, अब देखो मल्टी सेलुलर में एक केस होता है कि या तो वो कुछ मतलब एक सेल से ज्यादा सेल भी मल्टी सेलुलर ही कर कहलाएगा। ठीक, और मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स भी क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। तो क्या होता है, एक लूज कनेक्शन होता है। जैसे कि मैं अगर फंगस की बात करूं, ठीक है, फंगाई की बात करूं, उसमें क्या होता है, सिंगल सेल से तो ज्यादा का होता है, एक सेल से ज्यादा सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं फंगस में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का नहीं बना होता है। ऐसे ही बहुत से ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पाइरोगायरा हम लोग के पास प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइरोगायरा प्रेजेंट होता है। स्पाइरोगायरा के साथ भी यही केस होता है। स्पाइरोगायरा में भी क्या कहते हैं, सिंगल सेल नहीं प्रेजेंट होता, मल्टी सेलुलर ही वो कहलाते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं लेकिन मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स नहीं होते हैं। दूसरे क्या हुए, जैसे कि हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए। हायर ऑर्गेनिजम्स मतलब हम लोग, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और क्या हो गए, प्लांट्स हो गए। इनके सबके केस में क्या होता है, एनिमल्स प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करे, वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये भी अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मल्टी सेलर के एग्जाम्पल तो इजी होता है। ठीक है, क्या लिख दो, फंगस लिख दो, ठीक है, एनिमल्स लिख दो, ठीक है, इस प्लांट्स लिख दो। तो ये क्या हुआ, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक, अब आगे देखते हैं। सेल की अगर हम लोग आगे बात करें तो सेल एक और बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। क्या है वो बेसिस, ये समझते हैं हम लोग आगे। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास सेल जो है वो इस बेसिस पे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस बेसिस पे भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, सेल जो है प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, और सेल जो है वो यूकैरियोटिक भी हो सकता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी में कोई भी चीज समझ रहे हैं तो हमें उसके बारे में जो वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मैं प्रोकैरियोटिक वर्ड को डिवाइड तोड़ने की बात करूँ तो प्रो और कैरियोटिक दो पार्ट्स में टूटेगा ये वर्ड। ठीक है, अब इसी में अगर मैं प्रो की बात करूं, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक लैटिन में इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोटिक में इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब यूकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक को कैसे तोड़ सकते, ई यू यू, और दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, कैरियोटिक। ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने समझा कि न्यूक्लियस। तो अगर मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो इसका मतलब उसका कैसा न्यूक्लियस होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, ओल्ड, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड या पुराना। ठीक, इससे एक चीज समझते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले कि इवोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग जरा इस टॉपिक पे आएंगे। इवोल्यूशन मतलब सबको पता होता है स्लो चेंजेस जो बाय द टाइम, अगर मैं सिर्फ अर्थ की बात करूँ तो अर्थ पे हुए हैं और उससे बहुत से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम लोग को देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग को बहुत से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल पाए हैं। ठीक, तो जब इवोल्यूशन मतलब जब सबसे पहले लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल हुई थी, तो जो सेल्स, जो टाइप के सेल्स बने थे वो और कोई नहीं थे, वो प्रोकैरियोटिक, जिनका न्यूक्लियस कैसा था, प्रिमिटिव ओल्ड। अब देखो, अगर हम लोग कभी भी कोई चीज बनाने की बात करते हैं तो जरूरी है ना कि फर्स्ट टाइम में वो चीज एकदम परफेक्ट बन जाए, कुछ खामियां कुछ गलतियां उसमें जरूर होती हैं। ठीक, बाय द टाइम वो चीजें क्या हो जाती, सही हो जाती। तो जब स्टार्टिंग में लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल हुई थी तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं प्रेजेंट है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस कैसा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। बट बाद में बाय द टाइम जब इवोल्यूशन हुआ पूरा, क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ हम लोग का, तब क्या हुआ कि ये प्रोकैरियोटिक आगे किस में कन्वर्ट हो गए, यूकैरियोट, कुछ कन्वर्ट हो गए, या कह सकते हैं कुछ नए फॉर्म होने लगे।
ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारे अर्थ पे प्रोकैरियोटिक एब्सेंट, अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो जब बाय द टाइम इवोल्यूशन हुआ तो प्रोकैरियोटिक से ज्यादा स्टेबल ऑन अर्थ क्या होने लगे, यूकैरियोटिक होने लगे। तो जो न्यूक्लियस था वो ऑर्गेनिजम्स का कैसा होने लगा, यूकैरियोटिक। या ऑर्गेनिजम्स कैसे होने लगे, यूकैरियोटिक होने लगे। तो इससे हम लोग ने वर्ड से क्या समझा कि प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव मतलब पुराना, ओल्ड, और कैरियोटिक मतलब कैरियोटिक वर्ड जो मतलब क्या होगा, कैरी ऑन। कैरी ऑन जो एग्जैक्टली न्यूक्लियस, इसका मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, प्रिमिटिव होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। या ऐसे सेल्स जो प्रोकैरियोटिक हो, मतलब उनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, अब कैसे कौन से चेंजेस होते हैं जो यूकैरियोटिक में नहीं, मतलब जो यूकैरियोटिक में है और प्रोकैरियोटिक में नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को सबको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पता होगा, नहीं पता है तो एक मिनट इधर देखो, मैं समझाती हूँ। अगर मान लो ये हमारा सेल है, क्या है, ये हम लोग का सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो हम लोग ने बेसिक हमेशा से, तुम लोग छोटे में जब भी सेल पढ़ा होगा, पढ़े होगे, तो हम लोग ने पढ़ा है कि इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो न्यूक्लियस की लेयर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होती है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जितना भी अंदर का जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोलस, इसको अपने अंदर कनेक्ट करके, अपने अंदर कलेक्ट करके रख रही है, कह सकते हैं। तो होता क्या था, होता क्या है कि जो प्रिमिटिव, जो प्रोकैरियोट्स थे, उनके में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो एब्सेंट थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी, एब्सेंट थी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने का मतलब, इमेजिन करो अगर मैंने बोल दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर का जो भी मटेरियल होगा, अ, देखो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा सेल ऐसा है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गई, तो अंदर का जो भी मटेरियल होगा ये पूरे सेल में तैरता रहेगा। ठीक, और न्यूक्लियोलस भी कहीं इधर उधर तैर रहा होगा, जितना भी जेनेटिक मटेरियल, उसे कोई कवरिंग नहीं मिल रही है। ठीक, तो ये होता है प्रोकैरियोटिक के साथ, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इस वजह से जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल फ्लोट कह सकते हैं हम लोग इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है ये फ्लोट, कहाँ मूव करता रहता है, साइटोप्लाज्म में मूव करता रहता है। इतनी सिंपल सी बात है प्रोकैरियोटिक की। पर बाय द टाइम हमें ये इसकी जरूरत कह सकते हैं, ये इवोल्यूशन हुआ कि ये हम लोग की जो जो जेनेटिक मटेरियल था, हम लोग ने चाहा कि इसका क्या हो, ये एक कवरिंग के अंदर आ जाए। इस कवरिंग को हम लोग ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम दिया। तो अगर मैं बात करूं कि हुआ क्या, कि जब यूकैरियोट, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग भी क्या है, यूकैरियोटिक है। हमारा न्यूक्लियस क्या कहलाता है, ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए थी वो सब प्रेजेंट थी। एक और चीज होती है कि प्रोकैरियोटिक में सम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, सारे नहीं प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में हर टाइप का ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन हो चुका था तो बहुत सारी चीजें इसमें नहीं आई थी। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज क्या होती है, ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें दोनों चीजों में डिफरेंस था। हम लोग हमेशा यूकैरियोटिक को मोर एडवांस बोलते हैं। ठीक, यूकैरियोटिक हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्यादा एडवांस होता है, मोर एडवांस। किससे ज्यादा एडवांस होते हैं, मोर एडवांस देन प्रोकैरियोटिक। क्योंकि हम लोगों ने समझा कि इवोल्यूशन
के बाद यूकैरियोटिक बना है, तो उसमें ज्यादा अच्छी और ज्यादा अच्छे चेंजेस हुए। ठीक है, अब जैसे हम लोग की बात करें, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम लोग कैसे हैं? हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं, यहाँ हम लोग ने ये समझ लिया कि सेल प्रोकैरियोटिक हो सकता है, यूकैरियोटिक हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। एक और चीज की बात करूं, अगर मैं इस चीज को हटा के, कि अगर मैं जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है, हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है और एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंसेस है? देखो, जब मैं सारे जितने भी ऑर्गेनिज है पढ़ा दूंगी, तो मैं फाइनली उसके बाद भी इसका डिफरेंस की बात करूंगी। ठीक है, अभी एक चीज बेसिक समझ लो, मतलब लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, कि प्लांट सेल जो होता है, इसमें और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही क्या होते हैं? यूकैरियोटिक है। दोनों ही क्या है? यूकैरियोटिक होते हैं। डिससिमिलैरिटीज कुछ है, वो मैं लिख दे रही हूँ। अच्छे से समझ ये तब आएगा जब मैं पूरा उन ऑर्गेनेलीज के बारे में समझा दूंगी। ठीक, तो प्लांट सेल, पहली जो बेसिक डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये होता है कि प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड एक टाइप के ऑर्गेनेली होते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? एक टाइप के ऑर्गेनेली होते हैं। वहीं एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। ठीक, और एक और क्या डिफरेंस होता है? प्लांट सेल्स होता है उसमें सेंट्रोजोम्स, सेंट्रोजोम्स भी टाइप ऑफ ऑर्गेनेली होते हैं, इज एब्सेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं, तो एनिमल सेल में सेंट्रोजोम जो होते हैं इज प्रेजेंट, और यही सेंट्रोजोम एनिमल सेल में हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो गए प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ठीक है, और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं सेल डिवीजन के बेसिस पे, जैसे कि सेल प्लांट सेल में कैसा। हाँ, एक और चीज वैक्यूल की बेसिस पे बात कर दो, फिर मैं आगे को बताती हूँ। प्लांट सेल में बिग वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? बिग वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और इसमें एनिमल सेल में स्मॉल और नो वैक्यूल प्रेजेंट। हो सकता है प्रेजेंट हो भी और हो सकता है प्रेजेंट ना भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट हो, लेकिन प्लांट सेल में जरूर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होती है उसको साइड की पोजीशन थोड़ी सी मिल जाती है। ये चीज अभी हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो सबके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे अगर मैं बढ़ूं, तो आगे हम लोग को ये समझना है कि सेल थ्योरी क्या होती है अच्छे से। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में हम लोग को सही से समझना है। ठीक, सेल थ्योरी क्या है? हम लोग को क्या पढ़ना है कि सेल थ्योरी क्या होता है। ठीक, सेल थ्योरी जो थी, सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज समझ ली कि रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में डिस्कवरी की थी। ठीक है, इन्होंने कॉर, अभी मैंने शुरुआत में यही बताया कि उन्होंने क्या किया था, कॉर्क जो होता है, बाल का पार्ट होता है, उसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि प्रिमिटिव, मतलब उनका जो माइक्रोस्कोप था, उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि सेल्स दिखते कैसे, सेल्स उनको हनी कॉम्ब जैसे दिखे थे। ठीक है, उन्होंने अनियन के पील में भी ये चीज ऑब्जर्व करी थी, सिमिलर चीजें प्रेजेंट थी। ठीक, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। सेल का मतलब क्या होता है लैटिन में? कि द लिटिल रूम, जो चीज मैं बता चुकी हूँ। ठीक, हम लोग ने फिर ये समझा कि कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी करी और क्या दिया, सेल थ्योरी के बारे में दिया। अब क्या थे, एक इम्पोर्टेंट इंसान के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्या? कि हम्म
क्या थे सबसे पहले, प्रिमिटिव या सिंपल माइक्रोस्कोप दिया गया था। सिंपल माइक्रोस्कोप जो था, सिंपल माइक्रोस्कोप जो था वो किसने दिया था, वो हम लोग को दिया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इससे काम नहीं चला था, हमें और भी स्टडी करनी थी। तो जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया उसके बाद ही सेल थ्योरी दी गई थी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप जो था, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप जो था, एक सेकेंड, हाँ, ये हम लोग को दिया था ल्यूवेन हुक ने। किसने दिया था हम लोग को, ल्यूवेन हुक ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था हम लोग को, सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो दिया था। कौन सी ईयर में दिया था, 1674 में। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं फॉर नॉलेज दे बता रही हूँ तुम लोग को। ठीक है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि रॉबर्ट हुक ने जो अपनी स्टडी करी थी और जो सिंपल माइक्रोस्कोप दिया था, वो दिया था उन्होंने 1670, वो सॉरी, वो उन्होंने दिया था 1665 में। किसमें दिया था, 1665 में। उसके कुछ सालों बाद, तब तक क्या था, हम लोग को सिर्फ ये पता था कि सेल ऐसी चीज होती है, वो इस तरीके से दिखती है हनीकॉम्ब जैसी। बट उसके बारे में और नॉलेज हम लोग को तब मिली जब ल्यूवेनहुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे दिया, किसमें, 1974। उसके बाद हम लोग ने किसकी डिस्कवरी करनी स्टार्ट की, सेल थ्योरी के बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करनी स्टार्ट। हुआ क्या, हाँ, एक और साइंटिस्ट हैं, जिन साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजे। क्या नाम है उनका, पुरकिंजे। इनका नाम क्या था, पुरकिंजे नाम। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपनी डिस्कवरी दी थी 1839 में। ठीक, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम जो होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मतलब इन्होंने एक वर्ड दिया जिसका नाम था, जो वर्ड था प्रोटोप्लाज्म। इस वर्ड का मतलब या इस चीज का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, इसका मतलब होता है सेल के अंदर जो भी लिक्विड या फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। तो पुरकिंजे भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग इसकी अगर हायरार्की टाइप देखते हैं तो 1665 में पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। ठीक, तब सिर्फ ये बताया गया कि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1674 में क्या हुआ, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, जब हम लोग को और नॉलेज माइक्रोस्कोप के बारे में पता चली, हम लोग ने और अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इस बीच में 1831 में एक और साइंटिस्ट थे जिसका जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या नॉलेज दी, इन्होंने हम लोग को बताया न्यूक्लियस के बारे में। तो खुद सोचो, 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप बना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1674 में बना। उसके कितने साल बाद हम लोग को न्यूक्लियस के बारे में पता चला। तब तक लोग को खाली सेल पता था कि हाँ सेल जैसी कोई चीज होती है, वो कुछ इस टाइप की दिखती है हनीकॉम्ब जैसी। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर पुरकिंजे ने 1839 में हम लोग को प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। ठीक है, फिर हम लोग को किसके बारे में पता चला, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता चला। अब इसके बाद ही हम लोग भी कुछ जो साइंटिस्ट थे, मैं अगर पूरा नाम साइंटिस्ट का लिखना चाहूँ तो मैथियस स्क्लेडन थे। तुम लोग के एनसीईआरटी में पूरा नाम नहीं लिखा है तो तुम लोग खाली स्क्लेडन भी लिख सकते हो। दूसरे थे थियोडर क्वान। ठीक, तीसरे क्या थे, रूडोल्फ वर्चा। सबसे पहले जो सेल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैथियस स्क्लेडन ने 1838 में अपना काम किया था। 1838 में उन्होंने पहली जो डिस्कवर, देखो मैथियस स्क्लेडन और थियोडोरस कॉन साथ में डिस्कवरी कर रहे थे। ठीक है, तभी उन्होंने 1838 में मैथियस स्क्लेडन ने अपना पोस्टुलेट बताया। ठीक, 1839 में थियोडर क्वान ने बताया था। ठीक है, रूडोल्फ वर्चाउ ने उसके बहुत साल बाद 1855 में क्या किया था, अपनी जो लास्ट पोस्टुलेट बनाया था। जो तीन पॉस्टुलेट साथ में हम लोग सेल थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक, तो सेल थ्योरी में समझो अगर बात की जाए मॉडिफिकेशन किसने किया था। ठीक, तो मॉडिफाइड बाय
कौन थे? रूडोल्फ वर्चाव थे। रूडोल्फ वर्चाव नहीं होते तो सिर्फ दो पोस्टुलेट्स हम लोग के पास होते। अब तुम लोग क्या है, ये दो पोस्टुलेट्स के बारे में जानते हो। जब मैंने सेल स्टार्ट किया था तभी मैंने इन दोनों पोस्टुलेट्स के बारे में समझाया था। ठीक, पहला पोस्टुलेट क्या था हम लोग ने, होता क्या है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, सिंपल, सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सिंपल, इतनी चीज हम लोग ने समझी। ये इसका पहला पोस्टुलेट था। ठीक, थियोडर स्क्वायर ने क्या किया था? थियोडर स्क्वायर ने दूसरा पोस्टुलेट दिया था। रूडोल्फ बर्चाउ ने क्या दिया था? इसका तीसरा पोस्टुलेट दिया था। ठीक, तब सेल थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट जो थियोडर स्क्वायर ने दिया था वो क्या था? कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, रूडोल्फ बर्चाउ ने क्या कहा? रूडोल्फ बर्चाउ ने बहुत अच्छी चीज कही, क्या? कि सेल, ऑल सेल, उन्होंने क्या बोला कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, तो इससे क्या हमें समझ में आया कि पहली चीज सेल क्या होता है। हम लोग ने जब अभी कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने भी सेल के बारे में समझा, तो पहली लाइन मैंने क्या बताई थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज क्या थी? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरी चीज क्या बोली थी? सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर तुम लोग ने ये दोनों तीनों पॉइंट्स मेरे सही से समझे होते तो उसी को मिला के तो ये दोनों पॉस्टुलेट्स बने थे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा जो पॉइंट था जो कि कितने साल बाद, 1855 में, देखो 1838 में और 1839 में इन दोनों ने साथ में मिला के सेल थ्योरी बनाई। लेकिन बाद में उसका मॉडिफिकेशन 1855 में किसने किया था? रूडोल्फ बर्चाउ ने किया था। तो हमेशा स्क्लिडेन और स्क्वान का नाम साथ में लिया जाता है। किसका? स्क्लिडेन का और स्क्वान का नाम साथ में लिया जाता है, क्योंकि इन दोनों ने साथ में ये बताया था कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, इन्होंने कहा सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मतलब इसका तुम लोग समझ चुके हो कि क्या, कि जो सेल होता है वो क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। अगर सेल नहीं होता तो स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं था। सेल को बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम लोग, वो स्ट्रक्चर्स कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, तभी तो भाई उसका यूज है। खाली खुद सोचो, अगर कोई घर हो तो खाली घर बना के कोई फायदा थोड़ी है, जब तक उसके अंदर हम लोग प्रॉपर फर्नीचर ना लाए, जब तक उसके अंदर कोई इंसान ना रहे, हम लोग ये ना बोले कि ये कमरा बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, सबका अपना अपना फंक्शन ना स्पेसिफाई कर दे, तब तक यार उस घर का या उस वो घर कहलाएगा नहीं, वो क्या कहलाएगा? खाली खंडहर कहलाएगा। ठीक है, खाली जगह कहलाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट बोली थी ये क्या थी? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ऐसा समझो, अगर मान लो कोई बी सेल बना रहे हो, कोई बी सेल बना रहे हैं, तो वो कोई पहले प्रेजेंट ए सेल से ही बना होगा। मतलब अगर कोई लाइफ अभी है हमारे सामने तो वो कहीं ऊपर से टपकी नहीं हुई है, वो पहले कोई लाइफ थी उसी से बनी हुई है। अगर तुम लोग सब लोग अपना एग्जाम्पल हो तो हम लोग भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी में भी तो सेल्स है, तो हमारे सेल्स कहाँ से है? तुम लोग के पेरेंट्स के सेल्स हैं। अगर तुम लोग के पेरेंट्स के सेल्स नहीं होते, उनके सेल्स फर्टिलाइज नहीं करते, तो तुम्हारा बनना पॉसिबल नहीं था। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को ये चीज समझ में आती है कि जैसे मान लो ये सेल है तो ये पहले कोई सेल प्रेजेंट था उससे बना, ये सेल है तो उससे पहले कोई सेल से बना, ये सेल है वो उससे पहले कोई सेल से बना। ठीक, बस ये अभी तक हमारे साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि पहला सेल कैसे बना। बट हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि अगर कोई सेल है तो इसका मतलब उसके पहले कोई सेल प्रेजेंट होगा जिससे ये नया सेल बन पा रहा है। ठीक, तो ये होती है हम लोग की सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी इतनी सी बात ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी। हमेशा सेल थ्योरी के साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है, तो तुम लोग क्या लिखोगे? स्क्लिडेन, स्क्वान एंड रूडोल्फ बर्चाउ, ये तीन साइंटिस्ट हैं। स्क्लिडेन और स्क्वान ने अपनी थ्योरी साथ में दी थी। स्क्लिडेन ने 1980, देखो ईयर याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, स्क्लिडेन स्क्वान के याद हो जाए तो फिर भी चाहिए। 1838 में स्क्लिडेन ने दी थी, 1839 में स्क्वान ने दिया था। स्क्लिडेन ने क्या बोला था? कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चीज मैं समझा चुकी हूँ। स्क्वान ने क्या बोला था? सेल इज बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर लास्ट में रूडोल्फ बर्चाउ थे। रूडोल्फ बर्चाउ ने 1855 में, उसके जब स्क्लिडेन स्क्वान ने दिया था उसको थ्योरी देने के कुछ सालों बाद, इन्होंने क्या किया? अपना पॉइंट रखा कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक,
इतनी सी हम लोग की सेल थ्योरी में बात थी। सेल थ्योरी तक पहुंचने में भी हम लोग को बहुत सारी चीजों के थ्रू होना होना पड़ा था। जैसे कि सबसे पहले बना सिंपल माइक्रोस्कोप जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने बनाया। फिर बना कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो किसने बनाया, ल्यूबेन हुक ने 1674 में बनाया। फिर बना हमारा न्यूक्लियस जो 1831 में किसने बनाया, रॉबर्ट ब्राउन ने बनाया। माइक्रोस्कोप देखो 16 में बन गया था, लेकिन जब हम लोग को न्यूक्लियस की बात करें तो वो कब 1831 में हम लोग को डिस्कवर करा। पुरकिंजे ने क्या बताया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। सबसे अच्छे से प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में जब ऑर्गेनली अच्छे पढ़ाऊंगी तब मैं ज्यादा सही से एक्सप्लेन करूंगी, जिससे तुम लोग को क्योंकि तुम लोग को ऑर्गेनली भी तो समझ आ चुका होगा। ठीक, इतना पॉइंट मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, मैंने रिवाइज भी करवा दिया। ठीक, ये हम लोग की क्या थी, सेल थ्योरी के बारे में नॉलेज। अब एक चीज और होती है कि अगर हम लोग बात करें कि सेल से एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। भाई अगर कोई सेल है तो उससे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन पा रहा है। देखो, होता क्या है कि अगर कोई सेल है तो ऐसे समझो, ठीक है। ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये बेसिक है, मतलब ये चीज तो समझ में आनी चाहिए अच्छे से। होता क्या है, मैंने कहा अगर मान लो ये हम लोग का सेल है, क्या है हम लोग का सेल है। अगर कोई सेल प्रेजेंट है, भाई सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो कुछ सेल्स जब साथ में मिलके, कुछ सेल्स मान लो साथ में मिलके जब सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक, कोई स्ट्रक्चर बना के सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, टिश्यू क्या होता है जब साथ में मिलता है, मतलब बहुत सारे टिश्यूज, मान लो मैं ऐसे टिश्यू को दिखा रही हूँ। टिश्यूज जब साथ में मिलके कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन का फॉर्मेशन। जब कुछ ऑर्गन्स जो है हम लोग के, वो साथ में मिल रहे हैं और एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इस बात को समझने के लिए मैं हमेशा एक तरीका यूज करती हूँ, वो ये है कि तुम सब लोग ने अपने घर देखा है, सबने अपना घर देखा। तुम लोग को पता है तुम्हारे घर जो है वो किससे बना हुआ है। अगर ब्रिक्स नहीं होती, अगर ईंटें नहीं होते, तो क्या जो तुम्हारा भी ये घर बना हुआ है पॉसिबल होता। खुद सोचो तुम लोग, क्या ये पॉसिबल होता, नहीं पॉसिबल होता। ठीक, तो ब्रिक्स जो होते हैं वो मिलते हैं, बहुत सारे ब्रिक्स मिलते हैं तब जाके एक वॉल खड़ी होती है। अब तुम लोग जहां भी बैठे हो, कमरे में बैठे होगे, तो अपना कमरा इमेजिन करो। अगर एक दीवार को देखो तो वो दीवार कैसे खड़ी हुई है, जब तक एक ब्रिक नहीं बनी होती, जब तक एक ब्रिक नहीं होती तब तक आगे की कोई भी चीज बनना पॉसिबल नहीं था। जब बहुत सारी ब्रिक साथ में मिली, देखो यहाँ पे ऊपर में बना रही, जब बहुत सारी ब्रिक साथ में बनी तो उसने किसका फॉर्मेशन किया, उसने फॉर्मेशन किया एक दीवार का, एक वॉल का। जैसे कि जब बहुत सारे सेल साथ में मिले तो उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया, टिश्यू का फॉर्मेशन किया। अब क्या एक दीवार से क्या कोई कमरा बन सकता है, कैसे बन सकता है। जब हम लोग, मान लो मैं चार दीवार की बात करती हूँ, अगर मैंने चार दीवारें मिलाई, चार वॉल्स को मिलाया, तो उससे वॉल्स को मिला के क्या बन रही है, मेरे पास एक रूम बन रहा है। क्या एक दीवार को हम लोग रूम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्या एक दीवार रहने के लिए पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो वही चीज मैंने बोली कि जब हम लोग वॉल्स को कंबाइन करते हैं, जब वॉल साथ में मिलके, जब ऊपर सीलिंग होता है, नीचे जो फ्लोर होता है, जब ये सब मिलता है, तब वो क्या बनाता है, एक रूम का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कोई भी कमरा, मान लो कोई जमीन पे कोई कमरा बना हो, तो उस कमरे को हम लोग घर नहीं कह सकते। ठीक है, उस कमरे को क्या है, हम लोग घर नहीं कह सकते। ठीक है, तो घर हम लोग किसे कहते हैं, जब जिस घर वो चीज कहलाती है जिससे मान लो उसमें एक कमरा हो, ठीक है, एक रूम हो, ठीक, किचन हो, ठीक है, बालकनी प्रेजेंट हो, स्टेयर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। ये सब चीजें जब प्रेजेंट होती है तब हम लोग क्या कहते हैं, वो एक घर है। एक कमरे को हम लोग घर नहीं कह सकते। ठीक, कमरा कमरा होता है, वो रहने के लिए होता है। अब हमने क्या किया, जब हम लोगों ने कुछ रूम्स को मिलाया तो हमने क्या बनाया, एक हाउस बनाया। घर तब तक बनना पॉसिबल नहीं था जब तक हमारे पास ब्रिक नहीं होती। अगर ब्रिक नहीं होती तो दीवार ही नहीं बनती, दीवार नहीं होती तो रूम नहीं बनता, रूम नहीं होता तो हाउस नहीं बनता। अब देखो, ब्रिक ने, जब बहुत सारे ब्रिक्स मिले, मैंने बताया तुमको, तो एक दीवार बनी। जब चार पांच दीवारें और ये सब चीजें मिली तो एक कमरा बना, छत बनी हमारे पास। ठीक है, खाली रूम जो था उसमें वॉशरूम खाली, किचन सबका, मतलब वो एक रूम जो है उसे हम लोग घर थोड़ी कह पाएंगे, तो उसमें सारी चीजें थोड़ी प्रेजेंट है जो एक हाउस में होनी चाहिए। ठीक, जब हम लोग ने रूम्स अलग अलग, बहुत सारे रूम्स, और हर रूम को अपना एक स्पेशलाइज फंक्शन दिया, तब जाके वो एक घर बन पाया। वैसे के जैसे कि सेल्स मिलके टिश्यू बने, टिश्यू मिलके ऑर्गन मिले, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बने। अब मैं अगर अपनी बॉडी में ही बात करूँ, ये चीज जो मैंने समझाई है इसको समझो। बॉडी में हमारा सेल हुआ, सेल मिलके टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने मिला के ऑर्गन, जैसे कि मान लो मैं
ऑर्गन की बात करूँ अगर तो, हाँ मान लो मैं बात सर्कुलेशन की आ जाती है, हार्ट बनाया, ठीक। हार्ट अकेले पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चला रहे हैं ना, हार्ट के साथ क्या है, लंग्स भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग के पास ब्लड वेसल्स भी हेल्प कर रही हैं, ठीक है, कैपिलरीज, ब्लड वेसल, ये सब चीजें हेल्प कर रही हैं। तो जब सेल था उससे टिश्यू बनाया, टिश्यू से हम लोग ने ऑर्गन्स बनाए, एक ऑर्गन पूरा सिस्टम नहीं चला पा रहा था, ठीक है। जब ये तीनों ऑर्गन्स, हार्ट भी, लंग्स भी और ब्लड वेसल, जब ये सब कंबाइन हो गए, तब इन्होंने एक सर्कुलेटरी तब इन्होंने एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया। तो ये एक सिंपल सी बेसिक सी चीज है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक सिस्टम जो हमारी बॉडी में चल रहा है, सिस्टम हमारी बॉडी में जैसे एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल है। अगर सेल नहीं होता तो टिश्यू भी नहीं बनता और ऑर्गन भी नहीं बनता, और ऑर्गन सिस्टम तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये एक बात, ये तुम लोग जब तक मतलब बायो वायो पढ़ रहे हो तब तक ये चीज समझना जरूरी है, कहीं भी, कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। टेंथ में जब तुम लोग जाओगे तो उसमें तुम लोग अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट चीज हम लोग क्या समझ सकते हैं, आई होप तुम लोग को समझ में आ गए होंगे जो चीज अभी मैंने समझाई है। नेक्स्ट चीज होती है शेप एंड साइज ऑफ सेल। क्या है कि हर सेल का शेप और साइज सिमिलर नहीं होता है, हर सेल का शेप और साइज सिमिलर नहीं होता, अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि आरबीसीज हो गई, डब्ल्यूबीसीज हो गई, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है, और क्या हो गए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, और हम लोग के पास क्या पॉसिबल है, नर्व सेल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, नर्व सेल हो गया, ठीक है, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, ठीक है। ये कुछ टाइप के सेल्स हैं जिनके नाम मैंने तुम लोग को बताए हैं, ठीक। अब सेल्स और भी टाइप के हो सकते हैं, उनका शेप अलग अलग टाइप का हो सकता है, साइज अलग अलग टाइप का हो सकता है। अगर मैं आरबीसी की बात करूँ, आरबीसी जो होता है वो कुछ ऐसा शेप का होता है, हम लोग इसका नाम क्या बोलते हैं, बाय कॉन्केव शेप। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, अमीबॉइड शेप का होता है, इरेगुलर शेप का होता है, अमीबा लाइक शेप, क्या नाम बोलते हैं हम लोग, अमीबॉइड, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, स्मॉल रेगुलर, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक, सर्कुलर। मसल सेल्स की अगर मैं बात करूं, मसल सेल्स होते हैं टेपरिंग इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक। नर्व सेल सबसे इंपॉर्टेंट, इधर बना दे रही हूँ, नर्व सेल में, नर्व सेल का शेप क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें ऐसे होते हैं, इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट, ये सब निकले होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो अच्छे से नाम भी समझेंगे हम लोग सबके बारे में, सब, ठीक। ये क्या होता है, हम लोग का नर्व सेल होता है, कुछ ऐसा दिखता है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल में आता है। ओवम कैसा दिखता है, ओवम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। स्पर्म कैसा दिखता है, स्पर्म जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। स्पर्म क्या होता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमारा शेप और साइज हो गया कुछ सेल्स का, ठीक। सिंपल इतने टाइप के हम लोग के पास, इतने शेप्स के मैं कह सकती हूँ सेल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ये शेप और साइज की बात हो गई। यूनिसेलुलर से मैंने अमीबा की बात तुम लोग को एक बार पहले बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले जब यूनिसेलुलर समझ रहे थे, तो अमीबा कैसा होता है, कुछ ऐसा शेप का होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बहुत ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये अपना फूड इंटेक कैसे करता है, ठीक, वैक्यूल्स की हेल्प से करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की हेल्प से करता है, फूड का इंटेक करना, और जो भी वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये सब काम ये खुद करता है, कैसे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से, ठीक। यहाँ हम लोगों ने क्या समझ लिया, शेप और साइज के बारे में समझ लिया। अब क्या है, अब नेक्स्ट हम लोग को ये समझना है कि क्या सारे सेल्स में सब टाइप की चीजें प्रेजेंट होती हैं, सब ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, इसका आंसर खुद सोचो और मुझे बताओ। मैं बताती हूँ, पहले देखो, अगर मैंने बोला कि सेल में
ऐसी कौन सी चीजें होती है जो सारे सेल्स में प्रेजेंट, ठीक है। ऐसी चीजें जो हर टाइप के सेल में प्रेजेंट है, ठीक। तो पहली ऐसी कौन सी चीज होती है जो हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होती है? ठीक। पहली ऐसी कौन सी चीज होती है जो हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होती है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका एक और नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो समझो कि सेल के लिए ब्रेन जैसा होता है, ठीक। तीसरा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, ठीक। ये तीन चीजें क्या है हमारे सेल के लिए बहुत जरूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला, जिसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अगर मैं बेसिक सेल बनाऊं तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। बीच में क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये जो पूरा फ्लूइड है इसे मैंने क्या बोल दिया? साइटोप्लाज्म। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीन चीजें तो प्रेजेंट होनी ही होनी है, कोई भी सेल हो ये तीनों चीजें उसके पास जरूर होंगी। सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ठीक। ये तीन चीजें जरूर प्रेजेंट होगी किसी भी सेल में, ठीक। बाकी और ऑर्गेनेलीज और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनेलीज के बारे में समझेंगे, ठीक है। आज क्या हम लोगों ने समझा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन चीजें जो है जरूरी होती है, हर सेल के पास प्रेजेंट होती है। फिर चाहे वो यूनिसेलुलर हो, ठीक है, मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक होगा तो बस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, बाकी सारा मटेरियल तो प्रेजेंट ही होगा, ठीक। प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, ठीक है, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सबके पास ये तीन चीजें मैंडेटरी है। तो एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे कौन सी पार्ट्स होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझेंगे, फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फिर बाकी ऑर्गेनेलीज। और कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं नाम जान लो। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है प्लास्टिड, ठीक है। और क्या हो सकता है? वैक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट एंडो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने समझ लिया। गोल्गी, गोल्गी बॉडी, ठीक है। और गोल्गी बॉडीज होगी, और क्या हो गया? सेंट्रोसोम्स। ये कुछ टाइप के ऑर्गेनेल्स है जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इनके फंक्शंस, ये कहाँ पे सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये सब चीजें हम लोग समझेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रही हूँ, तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, इससे फायदा मिलेगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।